सबसे पहले यहाँ पर कोड ब्लॉक को जो है ओपन कर लेते हैं और एक हम यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम यहाँ पर एक C++ का कोड जो है वो सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं हम और ये लाइन थोड़ी सी कॉपी कर लेते हैं हम और यहाँ फाइल पे चलते हैं, न्यू पर, और एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर लेते हैं। फाइल पे जाते हैं, C++ गो, नेक्स्ट पाथ दे देते हैं हम। तो CPP जो फोल्डर है हमारा, उसी में हम लिख देते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। हमने इसके पहले जो है फंक्शन ओवरलोडिंग देखा था। ठीक है, आप कहेंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग तो हमने नहीं देखा था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा था, तो हमने जब डिफरेंट मतलब सेम नाम से ही हमने अलग अलग कंस्ट्रक्टर बनाए थे, तो वो था हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले तो ये फाइल्स जो है वो ऐड कर लेता हूँ और एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं हम। और मैं यहाँ पर जो है वो कॉम्प्लेक्स नाम से जो है वो क्लास ऐड करता हूँ। देन हम यहाँ कुछ वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये वेरिएबल्स प्राइवेट लूँगा। तो मैं यहाँ पर a, b 2 वेरिएबल्स ले लेता हूँ, सेमीकोलन लगाता हूँ, पब्लिक यहाँ पे लिखता हूँ मैं। ठीक है, अब हम जो है मेन फंक्शन बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन बना लिया है। हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, पर उसके लिए हमें ये एग्जाम्पल को समझना जरूरी है। तो अब देखिए आप, अगर मुझे इन दोनों वेरिएबल को एक्सेस करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, है ना। तो सबसे पहले अगर मैंने एक क्लास बनाई है तो मैं एक ऑब्जेक्ट तो बना ही सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स और एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लेट से C1। ठीक है, और सेमीकोलन लगाता हूँ। तो ये दोनों वेरिएबल्स तो जो है वो प्राइवेट है, इनको मैं ऐसे तो यूज नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर C1.a इक्वल टू 10, है ना। ऐसे हम यहाँ पर इसमें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे करेंगे तो एरर आएगी। ठीक है, और अगर हम इसको यहाँ पर कुछ वैल्यूज देंगे तो उसे हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो हम ऐसे करके सी आउट नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो मैं लिख देता हूँ C1.a और सेमीकोलन। तो जो भी ए में होगा वो मतलब C1, यहाँ पर ये C1 ऑब्जेक्ट जो है वो ए को एक्सेस कर रहा है और उसको प्रिंट कर रहा है, पर ये क्योंकि प्राइवेट है तो हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एक बार हम रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या एरर आती है। तो देखिए यहाँ पर कुछ प्राइवेट करके एरर आ रही है, तो इस एरर को आप पढ़े और ध्यान रखें कि इन कॉम्प्लेक्स ए इज अ प्राइवेट विद इन दिस कंटेक्स्ट। वो बोल रहा है कि ये प्राइवेट है, आप उसको ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं हम, इस जो ये जो कीवर्ड है ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं, लेट्स से पब्लिक लिख देते हैं, है ना। कंट्रोल C और यहाँ पर पब्लिक कर देते हैं ऐसे। ठीक है, और इसे मैं अभी जो है ऐसे ही कमेंट कर देता हूँ। तो ये दोनों जो है अब हो गए पब्लिक, और इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। यप, तो देखिए 10 यहाँ पर आ चुका है। मतलब पब्लिक अगर कोई वेरिएबल्स है तो उसको आप यूज कर सकते हो, प्राइवेट को आप यूज नहीं कर सकते हो। तो प्राइवेट को आप कैसे यूज कर सकते हो, मैं एक बार जो है कंट्रोल Z कर लेता हूँ। ठीक है, वो अब ये सेम हो चुका है पहले जैसा ही। ठीक है, तो अब हमको अगर इस वेरिएबल को एक्सेस करना है तो C++ या उप्स के कॉन्सेप्ट कहते हैं कि ये वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आपको जो है फंक्शंस बनाना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फंक्शंस, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले सेट डेटा। तो मैंने एक फंक्शन बनाया है सेट डेटा सेमीकोलन। ठीक है, और सॉरी, तो यहाँ पर मैंने ये जो है एक फंक्शन बनाया है सेट डेटा। अब देखिए आप, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं इन दोनों लाइन को अभी हटा देता हूँ। ठीक है, और हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम ऐसा करते हैं C1.set डेटा। ठीक है, तो उसको एक्सेस करने से पहले वहां पर कुछ वैल्यू तो हमको देनी होगी ना, अदरवाइज हम वैल्यू कैसे दे सकेंगे वहां पर। तो हम यहाँ पर पहले वैल्यू देते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर इन दोनों में अगर वैल्यूज देना चाहता हूँ तो मैं 2 में भी दे सकता हूँ और एक में भी दे सकता हूँ। तो मैं 1 में दे देता हूँ। ठीक है,
मैंने सिर्फ एक में ही दिया, मतलब मैं एक को एक को ही यूज करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक जो है आर्ग्यूमेंट पास किया है, तो मैं मुझे यहाँ पर भी कुछ लिखना होगा। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया है, ठीक है। तो ये 5 अब कहाँ जाएगा, इस x में चले जाएगा, ठीक है। और इस x को हम कहाँ लिख सकते हैं, हम इस x को असाइन कर सकते हैं a में, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो भी वैल्यू 5 की है वो x में जाएगी और x की वैल्यू जो है वो a में चली जाएगी। तो इस तरह से हमने ये वाले वेरिएबल में वैल्यू रख दी है। तो इसमें तो सिर्फ हमने वैल्यू रखी है, हम शो कैसे कर सकते हैं, है ना। तो शो करने के लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं, क्योंकि अगेन हमको उसको यूज करना है। तो ऐसे तो हम कर नहीं सकते ना, बिना बिना फंक्शन के हम इस a वाली वैल्यू को तो शो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल तो प्राइवेट है। तो हम एक और जो है फंक्शन बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शो डेटा, कोई सा भी एक फंक्शन किसी भी नाम से आप बना सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये जो मेंबर फंक्शंस है, ये दोनों मेंबर फंक्शन है इस क्लास के, तो ये इसके मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी डॉट लगाए या कुछ और करें, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पर आप डायरेक्टली ऐसा लिख दीजिए, मतलब अगर आपने ए लिख दिया तो ये ए विल वर्क हियर, है ना। पर इसको हम शो शी आउट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको देख पाए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख दीजिए a इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पर this one, ठीक। तो हम देख लेते हैं कि a में क्या आ रहा है, पर हमको ये कॉल तो करना होगा, ठीक है। तो हम कॉल करते हैं कैसे, c1 डॉट शो डेटा, और यहाँ पर हम लिख देते हैं सेमी कॉलन, और सेमी कॉलन लिखने के बाद में हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो है बस दैट्स इट, हाँ। और इसको रन करते हैं, लेट्स सी, या तो देखिए a इक्वल टू 5 यहाँ पर आ चुका है। इस तरह से हमने यहाँ पर अब प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स को भी यूज कर लिया है, ठीक है। तो ये तो हमने एक नॉर्मल काम यहाँ पे किया है। अगर मुझे दोनों को एक्सेस करना होता तो क्या करना होता मुझे, तो मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल पास कर देता हूँ, मतलब 2 आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ, एक y कर देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं यहाँ y करूँगा तो मैं यहाँ कॉमा करके 2 वैल्यूज भी दूंगा, मैंने लिखा 5,4, ठीक है। जैसे मैंने x के लिए करा था वैसे ही ये y की वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये हुआ। और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो ये तो हमने लिखा यहाँ पर ऐसा, और उसके बाद में इसको हम कॉपी करके लिख देते हैं नीचे कुछ ऐसे, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं b, और यहाँ लिख देते हैं b, और यहाँ पर हम आप जो है, हाँ ठीक है, और यहाँ पर आप जो है क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर जो है ऐसा करके इसको लाइन टर्मिनेट कर लेते हैं हम, ठीक है, ताकि b की वैल्यू प्रिंट हो, देन जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब 2 वैल्यू पास की है तो दोनों वैल्यू जाएगी यहाँ यहाँ, और ये वैल्यू a और b में चली जाएगी। पर रन करके देखते हैं, आर बी राइट, यस राइट, a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 4। तो अब हम इसको यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं, यहाँ स्पेस दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि हमें जो है वो और प्रॉपर दिख जाए। तो देखो a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमने अब इन दोनों वेरिएबल को तो एक्सेस यहाँ पर कर लिया है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको लेट्स से आप एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं C2 नाम से, ठीक है, और उसके अंदर भी कुछ वैल्यू पास करना चाहते हैं, तो कैसे करते हैं, ऐसे कर सकते थे हम लाइक दिस। और यहाँ पे मान लीजिए आपने लिखा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 6 ना 7 8, कुछ भी लिख सकते थे, ठीक है। वो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, ठीक है। तो 5 4 दोनों में 5 4 5 4, या हम एक काम करते हैं यहाँ पर चेंज करके कर देते हैं 5 4, ठीक है, और यहाँ कर देते हैं 6 4, ठीक है, 6 4 5 4 6 4, ये दोनों वैल्यू हमने पास कर दी है। और अब मैं इसे भी कॉल कर लेता हूँ, मतलब इसकी वैल्यू भी शो कर देता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जेनरिक कोड बन गया कि हमने एक ही फंक्शन का यूज करके 2 वैल्यूज पास करके दोनों को देख लिया है। तो इसको देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए
पहले में जो हमने वैल्यूज दी थी 5 4 वो हमें यहाँ दिख रही है, और दूसरे की वैल्यूज भी यहाँ पर हमें दिख रही है। मतलब ए में 5 है, बी में 4 है, ए में 6 है, बी में 4 है, ये इस वाले की वजह से। अब हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, देखिए हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि C1 और C2 में जो भी डेटा है उन दोनों का एडिशन हो जाए, है ना। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से ऐड करते हैं हम, तो देखिए मैं आपको पेन में ले जाकर बताता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐसे, और मान लीजिए हमने क्या लिखा था 5 + 6, है ना, तो एक आयोटा भी रहता है, और फिर था शायद, और हम चेक कर लेते हैं 5 4, है ना। तो ये जो दोनों नंबर है अगर हमको इनको ऐड करना है तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पर 4 ही है। इन दोनों को अगर हमको ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे, है ना। इन दोनों को हम ऐसे ऐड करेंगे, 5 और 6 कितना हो जाएगा आपका 11, और मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है ये दोनों, तो इनको हम ऐड कर रहे हैं, और ये 4 4 हो जाएगा 8, ठीक है। तो ऐसे हमने इन दोनों का एडिशन किया, 5 और 6, मतलब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करना चाहते हैं, तो 5 और 6 हो जाएगा आपका 11, ठीक है, और 4 4 हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ पर ये जो 5 है ये a इक्वल टू 5 है, और ये b इक्वल टू 4 है, ठीक है, और ये a इक्वल टू 6 है, और ये b इक्वल टू 4 है ना। तो अगर हमने यहाँ पे क्या किया, a और a को ऐड किया तो 11 आ चुका है ना। अब a के अंदर 11 हो चुका है, ठीक है, और फिर b और b को ऐड किया तो b के अंदर जो है वो 8 हो चुका है, ठीक है। तो कुछ ऐसा जो है आपको लास्ट में रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हटा दो, मतलब जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो हम a को ऐसे और b को b से, मतलब ऐसा ऐसे हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे इन दोनों नंबर को ऐड करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो देखिए मैं आपको दो तरीके बताता हूँ यहाँ पर। पहला तरीका क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ C3, ठीक है, और यहाँ पे करता हूँ एक और ले लेता हूँ, C4 ले लेता हूँ। तो ये सबसे सरल तरीका है, ठीक है। इसके बाद वाला हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, तो देखिए मैंने लिखा C3, ठीक है, ओके, और यहाँ पर इस C3 के साथ में मैं फंक्शन कॉल करता हूँ। अब देखिए अगर आपको इन दोनों को ऐड करना है तो कैसे करोगे आप, हाँ, क्या आप ऐसे कर सकते हो, मैंने लिखा C3 इक्वल टू C1 प्लस C2, क्या आप ऐसा ऐड कर सकते हो, एक बार करके देख लेते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो C3 में आंसर आ जाना चाहिए, और C3 में आंसर होगा तो हम C3 डॉट शो कर देंगे कुछ ऐसा, C3 डॉट शो डेटा, ऐसा हमें करना आना चाहिए, मतलब ऐसा हो जाना चाहिए, है ना। हम ऐसे इसको ऐड करना चाहते हैं, दोनों नंबर को 5 6 और 4 4 इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं, तो हम C1 C2 को ही तो ऐड करना चाहते हैं। तो ऐसा हम करके एक बार देखते हैं, मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, ठीक है, और ये डेटा में मैंने यहाँ डेट लिख दी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए, ठीक है, और इसको रन करते हैं। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग देयर। देखिए यहाँ पर ये एरर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोलता है नो मैच फॉर ऑपरेटर प्लस, है ना। ये जो ऑपरेटर आपने यूज किया है ना, ये मैच नहीं हो पा रहा है। ऑपरेंड टाइप्स आर कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर ये लाइन बोल रहा है कि ऑपरेंड टाइप्स आर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये दोनों ऑपरेंड्स है, C1 भी ऑपरेंड्स है और C2 भी ऑपरेंड्स है, और इन दोनों का जो टाइप है वो कॉम्प्लेक्स है। मतलब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा है, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा है कैसा, 5 4 ऐसा है ना, C1 C2 की जगह, और यहाँ पर 6 4 है, 6 4 कुछ ऐसा है। तो क्या आपने कभी ऐसा कोई एडिशन किया है ना, कि आपने सिर्फ ऐसे दो वैल्यूज लिख दी है और उसका रिजल्ट आ गया हो, या आपने कभी कोई ऐसा मैथ्स में कोई एडिशन किया है कि आपने यहाँ पे मान लीजिए 3 वैल्यू लिखी है और कॉमा करके यहाँ भी 3 वैल्यू लिखी है और आपका रिजल्ट आ गया हो, नहीं ऐसा हमने कभी नहीं किया है ना। हम जनरली हम कैसा करते हैं, मतलब आपने और मैंने भी हमेशा ऐसा किया कि अगर मान लीजिए यहाँ एक वैल्यू है ना, यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू है, तो उसका एडिशन हो जाएगा, है ना। पर अभी जो आप यहाँ पे कर रहे थे C1 एंड C2,
इसका एडिशन कभी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर दो वैल्यूज है एक साथ में, है ना। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि जो जो ऑपरेटर की जो डेफिनेशन देखिए, वापस से आप देखिए यहाँ पर, ये बोल रहा है ऑपरेंड टाइप्स आर कॉम्प्लेक्स, है ना। तो ये जो दोनों ऑपरेंड्स है वो कॉम्प्लेक्स है, जो दोनों ऑपरेंड्स है वो कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोलता है नो मैच फॉर ऑपरेटर प्लस। तो ये जो कोडिंग बाइंड होना चाहिए यहाँ पर, इस प्लस की वजह से जो कोडिंग बाइंड होना चाहिए वो हो नहीं पा रही है। वो जानता नहीं है कि ऐसे इन दोनों का एडिशन कैसे करें हम। वो जनरली इंट ए इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू सी ये जानता है वो, पर इन दोनों को नहीं कर सकता है, ठीक है। तो देखिए हम इसको दूसरे तरह से एक बार करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैं इसको कैसे करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, हम ऐसा तो कर सकते हैं ना हमेशा। तो अब हमको क्या पता चला है कि अभी तो सबसे पहले तो हम इन दोनों वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं, इस वैल्यू को भी एक्सेस करते हैं और इस वैल्यू को भी एक्सेस करते हैं और दोनों को ऐड करते हैं। तो हमको सबसे पहले एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहिए जो कि इन दोनों वैल्यू को एक्सेस कर सके, है ना। ऐसा एक फंक्शन बनाना चाहिए जो इन दोनों वैल्यू को एक्सेस कर पाए। जब ये दोनों वैल्यू एक्सेस होगी तो ऐड भी हो जाएगी। तो देखिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ। तो मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया void, और मैंने लेट्स से ऐड नाम का फंक्शन बनाया ऐड, और यहाँ पर तो ये दोनों वैल्यूज जो है ना, यहाँ पर कैसे जाएगी, है ना, मतलब इस फंक्शन में कैसे जाएगी। तो मैंने एक फंक्शन तो बना दिया है। तो मतलब हमारे पास में सबसे पहले तो ये बात क्लियर होना चाहिए कि अगर इन दोनों वैल्यू को मुझे जोड़ना है तो मैं ऐसे C1 प्लस C2 लिखकर तो नहीं ऐड कर सकता हूँ। मुझे एक फंक्शन बनाना होगा जो इन दोनों वैल्यू को ऐड कर सके। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये a है, ये b है आपका, है ना। तो ये a और b कैसे हैं, अगर आप इसको ऐसा लिख सकते हो C1 डॉट a, है ना, और आप ऐसा भी लिख सकते हो C2 डॉट a, है ना। अल्टीमेटली यहाँ पर तो ऐसा ही है, सॉरी C1 के अंदर तो ये C1 सॉरी ना, तो C1 में a भी है, C1 में b भी है। C1 का a जो है वो 5 है, C1 का b जो है वो 4 है। तो आपने ये करा, है ना। फिर आप सिमिलर मैनर में एक और चीज करना चाहते हैं, क्योंकि ये जब तक एक्सेस नहीं होंगे तो इसका एडिशन नहीं होगा। आप दूसरी चीज आप ऐसा करना चाहेंगे, क्योंकि जब तक C2 का a और C2 का b नहीं होगा तो एडिशन नहीं हो पाएगा। तो देखिए मैं कुछ ऐसा हम चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसा हो जाए, यहाँ पर ओके, हम कुछ अल्टीमेटली ऐसा करना चाहते हैं। सबसे थोड़ा सा आपको जो है वो डॉट ऑपरेटर के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर हम चाह तो अल्टीमेटली ये करना चाह रहे हैं कि C1 का a C2 का a ऐड हो जाए, है ना। ये C1 का a है, ये C2 का a है, ये C1 का b है, ये C2 का b है। तो इसको तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, C1 में a भी है, C1 में b भी है। तो अब C1 का a और C2 का a ऐड कर रहे हैं और C1 का b और C2 का b ऐड कर रहे हैं, पर ये वैल्यू यहाँ पहुंचेगी कैसे। देखिए C1 C2 तो कहाँ पर डिफाइन है, कहाँ डिक्लेयर है, ये डिक्लेयर्स है मेन फंक्शन में, और ये वाला फंक्शन तो कोई और फंक्शन है, ये तो कोई दूसरा फंक्शन है। void एक दूसरा फंक्शन है, मेन एक दूसरा फंक्शन है। तो यहाँ पर हम इनको जो है डायरेक्टली कैसे कॉल कर सकते हैं। और हमें ये बात पता है कि एक फंक्शन में डिक्लेयर हुए वेरिएबल्स को दूसरे फंक्शन में हम कॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उस फंक्शन की बॉडी में ही एक्सेस हो पाते हैं, है ना। C1 C2 C3 तो यहाँ है, इनको हम यहाँ तो एक्सेस कर ही नहीं सकते हैं, है ना। तो हमको करना क्या होगा, देखो मैं अगर ये वाला C1 अगर पास करता हूँ ऐड फंक्शन में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐड और इसमें पास कर देता हूँ C1, ठीक है, C2, ठीक है। तो ये दोनों वहां जा सकते हैं, है ना। ये दोनों कहाँ जा सकते हैं, ये दोनों जा सकते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि है ना ये कोई इंटीजर तो है नहीं कि हम यहाँ इंट एक्स वाई ऐसा लिख सकते हैं, ये तो कॉम्प्लेक्स है ना। तो इसलिए हम जो है
यहाँ पर दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर दो वेरिएबल्स कौन से ले लेते हैं हम, मान लेता हूँ मैं यहाँ से वेरिएबल ले रहा हूँ, क्या वेरिएबल ले सकते हैं हम यहाँ पर, तो लेट्स से हम ले लेते हैं m ले लेते हैं कॉमा, और एक ले लेते हैं हम कॉम्प्लेक्स n ले लेते हैं, ठीक है। तो अब जो है क्या हो जाएगा C1, तो ये C1 कहाँ पास हो जाएगा, ये C1 पास हो जाएगा m में, ठीक है। तो m में यहाँ पर पास हो चुका है, ठीक है। तो हम C1 की जगह क्या कर सकते हैं, यहाँ पर m लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी m लिख सकते हैं हम, क्योंकि m में भी दोनों होंगे ना, a भी होगा b भी होगा। इसी तरह से n को भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा n और लिखा यहाँ पर n, ठीक है। तो अब जो है आपका C1 जो है वो m में आ गया, और m में दो वेरिएबल होंगे a और b, ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के साथ में तो उसके मेंबर फंक्शन बिलोंग करते ही है, ऑब्जेक्ट के लिए ही जो मेंबर वेरिएबल्स है वो बने होते हैं ना। ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो मतलब वेरिएबल्स का कोई लेना देना नहीं है। तो ए और बी इन दोनों को बिलोंग करते हैं, ठीक है, और इन दोनों को भी बिलोंग करते हैं। तो हमने कुछ इस तरह से जो है C1 C2 को यहाँ पर C1 C2 को वैल्यूज को लिया है, C1 C2 को कॉल नहीं किया है यहाँ पर, है ना। और ये तो यहीं पर बने हुए हैं, m और n तो यहीं पर बने हुए, तो इस तरह से हमने इसको यहाँ ले लिया है। अब देखो हमने यहाँ ले तो लिया है, पर इसका एडिशन करें कैसे हम, तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल और ले लेते हैं, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, लेट से मैं लिख देता हूँ टेम्प, ठीक है। तो टेम्प में भी दो वैल्यूज होंगी, टेम्प डॉट ए, और ऐसे लिख देता हूँ डॉट इक्वल टू दिस, तो टेम्प में ए और बी, तो ये दोनों का एडिशन जो है वो ए में चले जाएगा, और इन दोनों का एडिशन जो है वो बी में चले जाएगा, है ना, ठीक है। और हम चाहे तो, है ना, अब इसको यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। तो कैसे प्रिंट करेंगे हम इसको, तो देखिए हम इसको प्रिंट कर सकते हैं कुछ ऐसे, लिख देता हूँ सी आउट, ठीक है, सी आउट, और ये वाली वैल्यूज को यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर हम जो है यहाँ लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ ए, और यहाँ लिख देते हैं टेम्प बी। आई एम ट्राइंग विद दिस लाइक दिस ना, तो इस वाले वेरिएबल को हम यहाँ लिख देते हैं टेम्प डॉट ए, टेम्प डॉट ए, और यहाँ लिख देते हैं टेम्प डॉट बी। और अब हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, तो इसको हम रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा एडिशन हुआ है, एंड रन इट। तो इट्स अ गुड थिंग, है ना, हमने यहाँ लिख दिया, ये तो हमारे लिए सफल बात हो चुकी है। पर इसे आप कॉल कैसे करोगे इस फंक्शन को, इसको ऐसे तो हम कॉल कर ही नहीं सकते ना, ये तो एक नॉर्मल फंक्शन हो जाएगा, है ना। आपको मेंबर फंक्शन को अगर कॉल करना है तो वो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल हो सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ C3, एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया हमने C3, और उसके थ्रू हमने इस वाले फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। तो अब जो रिजल्ट होगा वो यहाँ C3 से बिलोंग करेगा। तो मैं इसको एक बार रन करता हूँ, एंड वी हैव गॉट द रिजल्ट। यस, आप देखिए यहाँ पर जो हम चाह रहे थे वो रिजल्ट आपको यहाँ मिल रहा है, टेम्प ए इक्वल टू 11 और टेम्प बी इक्वल टू 8, है ना। यही तो रिजल्ट हमने यहाँ पर प्रिडिक्ट किया था, ठीक है। तो हमें ये रिजल्ट तो यहाँ पर मिल चुका है। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, इस तरह से भी जो है वो आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर देखिए आपको फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग बता रहा हूँ, लेकिन मैं इस प्रॉब्लम को भी यहाँ पर सॉल्व करते हुए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस प्रॉब्लम के थ्रू ही हम वहां पर पहुंचेंगे। मैं यहाँ पर एक छोटा सा और तरीका, लेट्स से अगर मान लीजिए ना, अभी मैंने टेम्प ए और इन दोनों को अलग अलग प्रिंट किया है, क्या मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ टेम्प, ऐसा तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हम कर सकते हैं, क्या दिक्कत है इसका, है ना। पर हमको यहाँ पर ये रिटर्न टाइप भी तो चेंज करना होगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया था, लिख देता हूँ कॉम्प्लेक्स,
क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टाइप का रिटर्न करेगा ना वैल्यूज को, ठीक है। तो जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा तो इसको किसी वेरिएबल में भी तो लेना होगा, लाइक दिस। और अब हमारा ये वाला फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ऐड करने का काम कर रहा है, ठीक है। अब हमारा ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ऐड करने का काम कर रहा है, प्रिंट नहीं कर रहा है। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ना, हम सो C4 डॉट शो डेटा, ठीक है, एंड दैट्स इट। तो हम ये एक और तरीका हुआ, देखो आंसर मिल चुका है ना, a इक्वल टू 11 b इक्वल टू 8, ठीक है। तो हमने कुछ इस तरह से इसको चलाया है, इन दोनों का 11 और इन दोनों का 8। क्या हम एक और तरीका यहाँ पर अपना सकते हैं, वो कौन सा? तो देखिए थोड़ा सा और सिंपल तरीका हम यहाँ पे अपनाते हैं। मैं इस लाइन को यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, इस लाइन को भी यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, और एक और तरीके से हम इसको कॉल करते हैं। तो देखिए मैं इसको कैसे करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर C1 डॉट 8। तो मैं C1 के थ्रू ऐड फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, पर मैं ऐड वाले जो फंक्शन है उसके अंदर C2 पास कर देता हूँ, ठीक है। उसमें मैं C2 यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है C2 पास कर दिया है, और अब मैं यहाँ पर जो है क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है मैं C2 मैंने यहाँ पास कर दिया है, ठीक है। ओके, हम पहले इतना चला के देखते हैं कि ये काम कैसे होगा, क्योंकि अब यहाँ पर एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही बनाने की जरूरत है ना, दो तो नहीं बना सकते। तो हम एक ही बना लेते हैं m, ठीक है। और अब देखिए मैं जो है ये वाली लाइन को पहले हटा देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो आप बस इतना याद रखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट, एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू पास की है, तो मैं यहाँ पर मुझे एक कॉम्प्लेक्स टाइप वैल्यू को डिक्लेयर करना होगा, एक कॉम्प्लेक्स टाइप ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो रहा है m, ठीक है। तो अभी देखो C2 कहाँ पे चला जाएगा, C2 चले जाएगा आपका m में, ठीक है। C2 यदि m में चला गया है, ठीक है, और मैं अभी यहाँ से ये रिटर्न भी हटा देता हूँ, ठीक है। रिटर्न को मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे सिंपल वॉइड लिख देता हूँ, वॉइड। तो ये थर्ड तरीका जो है मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं एक वैल्यू ही पास करा रहा हूँ, और C1 यहाँ पर कॉल कर रहा है, C1 एक कॉलर ऑब्जेक्ट है, C1 कॉल कर रहा है इस ऐड फंक्शन को, ठीक है। और ऐड फंक्शन में हमने पास कर दिया है C2, C2 यहाँ पर ऐसे आर्ग्यूमेंट पास हुआ है। तो C2 में क्या रहेगा, C2 में ऐसा रहेगा ना, C2 डॉट A और C2 डॉट B, ऐसा रहेगा C2 में। पर हम डायरेक्टली अगेन ऐसा तो नहीं लिख सकते, तो क्योंकि अभी ये C2 तो कहाँ चला गया, m में चला गया ना, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ ना, m डॉट A m डॉट B, ऐसा लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। ये बात आपको थोड़ी सी रिलेट करी होगी, क्योंकि अगर आपने थोड़े भी जो है स्ट्रक्चर क्लास हल्का फुल्का भी देखा होगा, तो यहाँ पर मेरे पास में ये तो आ चुका है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू तो आ चुकी है, C2 की वैल्यू तो इस फंक्शन में आ चुकी है, पर मुझे करना क्या है, C2 का A है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि C1 का A भी आ जाए, यहाँ पर ऐसा चाहता हूँ। तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ? नहीं। क्यों? ऐसा क्यों नहीं लिख सकता हूँ मैं? क्योंकि अगेन C1 जो है वो मेन में डिक्लेयर है, C1 जो है वो मेन में है, और C1 को मैं यहाँ पर कॉल नहीं कर सकता हूँ। तो आप बोलेंगे कि जो पहले हमने किया था वैसा ही कर देते हैं, है ना, मतलब C1 को भी हम यहाँ पर पास कर देते हैं, पर हम दूसरा तरीका देख रहे हैं। तो देखिए कॉलर ऑब्जेक्ट को, है ना, कॉलर ऑब्जेक्ट को मेंबर फंक्शन डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ये कॉलर जो ऑब्जेक्ट है इसको ये मेंबर फंक्शन डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, वो भी बिना डॉट लगाए। तो अगर आप यहाँ पर ऐसा लिखते हैं तो ये जो है C1 के A को बिलोंग करेगा, और आप जो है C1 डॉट B की जगह डायरेक्टली B लिखते हैं, तो ये B जो है C1 के B को बिलोंग करेगा। और अब हम फिर से वही चीज़ लिख देते हैं, इसको हम पहुंचा देते हैं temp डॉट A,
और इसको हम पहुंचा देते हैं temp.p एंड इक्वल टू, ठीक है। और इनको एक बार हम प्रिंट करके देख लेते हैं, है ना, क्योंकि अगेन अभी तो वही चीज लिखी हुई है ना सब कुछ, है ना। ये देखो temp a और b दोनों को प्रिंट करके देख लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे ये दूसरा तरीका हो चुका है इस कोड को लिखने का, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का। मैं यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके रन करके बताता हूँ। तो देखो रिजल्ट आ चुका है आपका, है ना, रिजल्ट आपको मिल रहा है। यहाँ पर मैं यहाँ वैल्यू चेंज कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 6, ये थोड़ा सा सही होगा। एंड रन कर, देखिए 12 मिल चुका है आपको एंड विच द आंसर इज राइट। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया ये तरीका। अब हम इसको वापस से सेम काम कर देते हैं, है ना, इसको कमेंट कर देते हैं और इस टेम्प को रिटर्न कर देते हैं डायरेक्टली। और अगर टेम्प को रिटर्न करेंगे हम तो यहाँ पर रिटर्न जो टाइप है वो भी तो जो जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न हो रही है वैसा ही तो रिटर्न होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू तो रिटर्न हो रही है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू रिटर्न हो रही है तो हम कॉम्प्लेक्स टाइप उसका रिटर्न टाइप लिख देते हैं। जब यहाँ पर वैल्यू रिटर्न होगी तो उसको हमको कहीं ना कहीं पहुंचाना तो होगा, है ना। ये पूरा मिलकर वैल्यू रिटर्न करेंगे, है ना। वो कहाँ चली जाएगी, C3 में, ठीक है। और C3 को हम यहाँ कर देते हैं C3 डॉट शो डेटा, ठीक है। और हम इसको अब रन करते हैं, लेट्स सी, यस। तो हमको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वैल्यू का रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। आप चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते थे, मतलब देखिए इस लाइन को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ये 2 लाइन यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं जो है सिर्फ C1 लिख देता हूँ, यहाँ C2 लिख देता हूँ। तो जो दोनों वैल्यू पास हुई थी वो भी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये, देखो पहले वाले में 6, दूसरे वाले में 6, दोनों का एडिशन हुआ 12, 4 4 8। तो बस जस्ट आपको ये एक देखने को यहाँ मिल रहा है ना। अब देखिए अब हम इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, है ना। मैंने यहाँ पर इस फंक्शन का नाम क्या लिखा है, ऐड। क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सम, यस लिख सकते हैं, सॉरी नहीं ये सम लिख मैं ऐसा ये सम लिख सकता हूँ। हाँ, अगर हम यहाँ पे सम लिख देंगे तो वहाँ भी लिख सकते हैं, है ना। फंक्शन का तो नाम ही तो है और क्या है, लिख दिया, आंसर सेम आ रहा है, कोई बात नहीं। क्या मैं यहाँ पर प्लस लिख सकता हूँ, ये वाला प्लस PLUS, ठीक है। तो अभी मैं, है ना, चलो वो लिखते हैं, 8 तो हमने पहले लिखा था तो हम एडिशन लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी एडिशन लिख देता हूँ। अब बोलेंगे एक ही बात है, फंक्शन का नाम चेंज कर रहे हैं और तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। और इसको आप ऐसे करके देख सकते हो कि ये कहाँ तक मैच कर रही है, मैच, है ना। और इसको हम रन करते हैं, तो आप बोलोगे कि फंक्शन का नाम चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या मैं इसकी जगह पर, देखो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्या मैं यहाँ पर प्लस यूज कर सकता हूँ, प्लस? आप बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि हमें पता है फंक्शन का नाम जब हम लिखते हैं तो उसका एक रूल होता है। जिस तरह से किसी वेरिएबल का नाम हम जब लिखते हैं, ये वेरिएबल का नाम है ए, तो उसका एक नियम होता है ना। अगर लेट्स से मुझे यहाँ पे लिखना हो इंट ए, सॉरी मैं लिख देता हूँ एड नम, तो ये गलत है ना। मैं यहाँ पर अंडरस्कोर यूज कर सकता हूँ, तो ये सही है। मैं यहाँ पर 1 नहीं यूज कर सकता हूँ, ये गलत है, क्योंकि हम पहले नंबर पर जो है डिजिट का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं सिर्फ, बाकी कोई और लेटर का यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर स्पेस यूज नहीं कर सकते हो, है ना। मैं इसको एक बार रन करके बताता हूँ, देखते हैं। या देखो बोल रहा है गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। लेट्स से प्लस का साइन लगा दो, प्लस का साइन लगाएंगे तो ऑब्वियसली गलती हो जाएगा, क्योंकि हम, है ना, प्लस को तो हम कैसे लिखते हैं, प्लस का हम यूज कैसे करते हैं, प्लस का यूज तो हम आज तक ऐसे करते आए ना, C = A+B, है ना। तो हम तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में प्लस लिख रहे हैं तो वो तो मानेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमें ये बात समझ में आई कि जब हम कोई
फंक्शन का नाम लिखते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो वहाँ कुछ नियम होते हैं, है ना। देखो उसने वो वहीं पर एरर दे दी थी, यहाँ तो वो आया भी नहीं है ना। तो बोलेगा ऐसा प्लस नहीं लिख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन सी प्लस प्लस क्या बोलता है, ओप्स के कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन उसके उसके लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऑपरेटर, है ना। आपको यहाँ लिखना होगा ऑपरेटर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ऑपरेटर लिखोगे तो ऐसा करके आप लिख सकते हो। लेकिन जब आपने यहाँ पर ऑपरेटर लिख दिया तो यहाँ पर क्या चेंज कर सकते हो आप, तो देखिए यहाँ पर आप जो है बस फंक्शन का नाम लिख दीजिए, है ना, और उसके आगे ऑपरेटर कीवर्ड लिख दीजिए, है ना। ये आप बस लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो आप ऐसा भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। चल रहा है, इट्स वर्किंग, ठीक है। अदरवाइज हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी इच्छा पड़ गई, यहाँ पर मैंने एड्रेस ऑफ लगा दिया, है ना, वो बोलेगा ये कहाँ से लेकर आए हो आप, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप ऐसा भी यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है? तो आप बोलोगे कि ये प्लस लिखने से हो क्या रहा है यहाँ पर आखिरकार। तो देखिए आप, सबसे पहले तो इसको हम पढ़ना सीखते हैं कि हमने इसको पढ़ कैसे रहे, है ना। तो ये सेम वैसे ही लिखा हुआ है कि यहाँ पर C1 ने कॉल किया प्लस फंक्शन को, ठीक है। C1 ने कॉल किया प्लस फंक्शन को, ठीक है, और उसमें C2 पास हुआ है एज एन आर्ग्यूमेंट, और जो भी रिटर्न होगा वो C3 में चले जाएगा। सेम चीज है, कोई अंतर नहीं है ना। तो ये सेम ही बात है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये आपको एक और फैसिलिटी भी देते हैं। क्या, वो देखिए ये ऐसा कुछ, अगर आप ये ऑपरेटर कीवर्ड नहीं लगाना चाहते हैं, ठीक है, अगर डॉट लगाएंगे आप तो आप ऑपरेटर लिखिए और प्लस लिखिए और यूज कीजिए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, और इसको यहाँ से पैरेंथेसिस लगाने की भी आपको जरूरत नहीं है ना। लेकिन इसको पढ़ेंगे हम वैसे ही, पढ़ेंगे हम वैसे ही। ये देखिए ये एक फंक्शन है ना, ये एक फंक्शन है यहाँ पर जो कि C2 उसमें एज एन आर्ग्यूमेंट पास हुआ है, लेकिन आप उसको इस तरह से भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जब इसको ऐसा लिखेंगे तब भी ये वर्क करेगा। सबसे पहले इसको एक बार हम रन करके देखते हैं कि ये ऐसे काम कर रहा है या नहीं, फिर इसके बारे में हम कुछ और समझते हैं। यस, काम कर रहा है। तो अब आप देखेंगे कि जो प्लस पहले काम नहीं कर रहा था, हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले ऐसे ही लिख के देखा था C1 प्लस C2, तो ये काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर ओप्स में ऐसा हो सकता है कि किसी ऑपरेटर की डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हैं, लेकिन वो तभी काम करेगा जबकि ऑपरेंड्स कॉम्प्लेक्स टाइप के होंगे, जबकि ऑपरेंड्स कॉम्प्लेक्स टाइप के होंगे। और दूसरा, वो ऑपरेटर C++ में एग्जिस्ट होना चाहिए पहले से ही, प्लस मतलब सी लैंग्वेज में पहले से एग्जिस्ट होना चाहिए वो ऑपरेटर्स। क्या आपने ये ऑपरेटर का यूज किया है ना, ये ऑपरेटर नहीं है, सिंबल है, ठीक है। क्या आपने हैश ऑपरेटर का यूज किया है ना, नहीं किया है ना, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसको आप एज ए ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते, मतलब ये है ही नहीं ऑपरेटर, ठीक है। तो इसको आप यूज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं, पर वो पहले से ही सी मतलब लैंग्वेज में पहले से ही वो डिफाइंड होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ देखते हैं हम। तो देखिए इस लाइन को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। When an operator is overloaded with multiple jobs, it is known as operator overloading। जब कोई ऑपरेटर, है ना, ओवरलोड होता है मल्टीपल जॉब्स, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल एक ही काम नहीं है उसके पास भी, है ना। अगर आप इंट मतलब C = A+B लिखते, है ना, तब वह वहां पर जो है वो नॉर्मल प्लस की कोडिंग को यूज करता वो, है ना। और तब वो प्रिमिटिव डेटा के ऊपर जो है
प्लस ऑपरेशन अप्लाई कर रहा होता है, प्लस ऑपरेशन जो है वो अप्लाई कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो कॉम्प्लेक्स डेटा के ऊपर प्लस ऑपरेशन अप्लाई कर रहा है, और प्लस की डेफिनेशन आपने खुद ने ही यहाँ पर लिखी है। तो जब एक ऑपरेटर एक से ज्यादा काम कर रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके पहले हमने पढ़ा था फंक्शन ओवरलोडिंग कंपैरेटर के अंदर। यहाँ पर फंक्शन का नाम तो सेम है लेकिन वो यूज अलग अलग प्रकार से हो रहा है। अब प्लस दिखने में सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंपाइलर कौन सी कोडिंग बाइंड कर रहा है, जो कि अभी कॉम्प्लेक्स में है। तो यहाँ पर ऑपरेंड्स जो है वो कॉम्प्लेक्स होंगे तभी ये काम करेगा, ठीक है। अब क्या है, देखो, इट इज अ वे टू इम्प्लीमेंट कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब कंपाइल टाइम पर जो है आप जो है इस टाइप का काम यहाँ पर कर सकते हो। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब जो है हमने देखा था ना, कि सभी को एक साथ में यूज करना, ठीक है। तो ये जो है कंपाइल टाइम पर ही कंपाइलर जो है वो डिसाइड कर रहा है कि उसको ये जो प्लस है यहाँ पर किस टाइप की कोडिंग को बाइंड करना है ना? और इसे ही हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब देखिए यहाँ पर ये जो चीजें हैं मैंने आपको बताई, कोई भी सिंबल आप इसमें, है ना, एनी सिंबल कैन बी यूज एज ए फंक्शन नेम। तो कोई सा भी सिंबल आप यहाँ पर यूज कर सकते हो एज ए फंक्शन नेम। प्लस का भी कर सकते हो, माइनस का भी कर सकते हो आप यहाँ पर, है ना। इफ इट इज वैलिड ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज, मतलब सी लैंग्वेज में पहले से ही वैलिड ऑपरेटर होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने हैश का यूज कर लिया, हैश आपने एज ऑपरेटर यूज नहीं किया ना, डॉलर आपने ऐसे ऑपरेटर यूज नहीं किया ना, तो उसको हम यूज नहीं कर सकते। वैलिड ऑपरेटर पहले से ही होना चाहिए। इफ इट इज प्रोसीडिंग बाय ऑपरेटर कीवर्ड्स, है ना, तो ये अगर होगा तो आप कर सकते हो यहाँ पर, है ना। अब देखिए आप यहाँ पर, यू कैन नॉट ओवरलोड साइज ऑफ एंड कंडीशनल ऑपरेटर। तो साइज ऑफ ऑपरेटर भी आपने पढ़ा है, साइज ऑफ को और कंडीशनल ऑपरेटर को यहाँ पर आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये है जो है आपकी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और इस तरह से जो है ये पूरा कोड काम कर रहा है। तो इससे आपका बेसिक पुराना भी रिवीजन हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कुछ और समझते हैं। थैंक यू सो मच।